भारत में गर्भपात कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वैवाहिक स्थिति में बदलाव उन कारणों में से एक है जिसके लिए 24 सप्ताह तक के गर्भ को गर्भपात की अनुमति दी गई है। 2. भारतीय कानून के तहत वैवाहिक बलात्कार को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए. प्रजनन अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल और अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक के सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के अधिकार का विस्तार करते हुए कहा कि यह हर महिला का अधिकार है कि वह राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना प्रजनन का विकल्प चुने। सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के लाभ की समान रूप से हकदार हैं। अकेले स्वयं महिला का अपने शरीर पर अधिकार होता है और वो इस सवाल पर अंतिम निर्णय लेती है कि वो गर्भपात कराना चाहती है अथवा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कि सिंगल और अविवाहित महिलाओं को चिकित्सकीय रूप से सुरक्षित गर्भपात का वही अधिकार है जो विवाहित महिलाओं को प्राप्त है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में सूचीबद्ध किया गया है कि गर्भपात करने हेतु योग्य महिलाओं में बलात्कार से पीड़ित, नाबालिग, शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक बीमारी वाली महिलाएं शामिल हैं। इसमें स्पष्ट रूप से अविवाहित महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था जो सहमति से बने रिश्ते में गर्भवती हो गई थी। वैवाहिक स्थिति में बदलाव उन कारणों में से एक है जिसके लिए 24 सप्ताह तक के गर्भ को गर्भपात की अनुमति है। न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि साथी द्वारा परित्याग भी वैवाहिक परिस्थितियों में बदलाव का गठन कर सकता है जो गर्भावस्था को जारी रखने के पहले के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। अतः विधायिका ने गर्भावस्था के 24वें सप्ताह तक गर्भपात की सशर्त अनुमति दी है। यदि दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय है कि गर्भावस्था को जारी रखने से महिला के जीवन को खतरा होगा या उसके स्वास्थ्य को गंभीर चोट लग सकती है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां वैवाहिक बलात्कार को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत में शादीशुदा रिश्ते में बलात्कार कोई अपराध नहीं है। भारत में वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कानून या तो अस्तित्वहीन या गौण है जिनकी अदालतों द्वारा व्याख्या की जाती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 कहती है, एक आदमी का उसकी पत्नी जिसकी उम्र 15 साल से कम नहीं है के साथ यौन संबंध बलात्कार नहीं है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वर्तमान में यह वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। 2. यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करता है। 3. अपनी स्थापना के समय इसने भारत के योजना आयोग के अधीन काम किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. एक और दो, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर सी। सरकार अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC में सुधार और पुनर्गठन करना चाहती है जो देश में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की बढ़ती आवश्यकता के साथ तालमेल बिठाने में मदद करने वाली प्रौद्योगिकी शाखा है। केंद्र ने NIC के संगठनात्मक पुनर्गठन के लिए एक सलाहकार के चयन के लिए अनुरोध प्रस्ताव RFP जारी किया है।
एनआईसी केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मिटी) के अंतर्गत आता है। यह वर्ष 1976 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक आयोग के अंतर्गत नरसिम्हैया शेषागिरी द्वारा स्थापित किया गया था और बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने से पहले भारत के तत्कालीन योजना आयोग के अधीन कार्यरत था। इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं: सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार, सरकार के लिए आईटी सिस्टम डिजाइन और विकसित करना, सरकार को आईसीटी अवसंरचना प्रदान करना, उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर अन्वेषण और सलाह देना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीज) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. रक्षा मंत्री सैन्य मामलों के विभागों का प्रमुख होता है। 2. सीडीएस भारतीय सेना में सक्रिय ड्यूटी पर सर्वोच्च रैंक वाला वर्दीधारी अधिकारी है। 3. लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर सी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीज) के रूप में नियुक्त किया। यह पद देश के पहले सीडीज जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद से खाली है। ये भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार सीडीज सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख होता है। सीडीज भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) के सैन्य प्रमुख और स्थायी अध्यक्ष हैं। उन्हें एक उप प्रमुख, एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह भारतीय सेना में सक्रिय ड्यूटी पर सर्वोच्च रैंक वाला वर्दीधारी अधिकारी और रक्षा मंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार है। भारतीय सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं के समन्वय, त्रिसेवा प्रभावशीलता और समग्र एकीकरण में सुधार के उद्देश्य से यह पदस्थिति बनाई गई थी। सेवानिवृत्त अधिकारी को सीडीज के रूप में नियुक्ति की तिथि को 62 वर्ष की आयु का अथवा इससे अधिक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएस) में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य बना है? ए. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बी. कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, सी. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, डी. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। उत्तर डी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होने वाली नवीनतम संयुक्त राष्ट्र एजेंसी बना है। आईएसए सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त प्रयास था। वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के 21वें सम्मेलन COP21 के साथ इसकी अवधारणा की गई थी। उद्देश्य: आइए मिलकर सूर्य को उज्ज्वल बनाएं। लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। इसका नेतृत्व एक महानिदेशक द्वारा किया जाता है, जो आईएसए सचिवालय के कार्यों और इसकी कार्यवाहियों का भी संचालन करता है और नेतृत्व करता है तथा इसकी विधायिका के लिए जिम्मेदार होता है। आईएसए के 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: एनालिटिक्स और एडवोकेसी, क्षमता निर्माण,
प्रोग्रामेट एक्सपोर्ट और तैयारी तथा सक्षम गतिविधियां। आईसा की प्रमुख परियोजनाएं। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC योजना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG। आईसा सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र ISTARC। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है? उन्नत सुपर कंप्यूटर विकसित करना। B, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। C, कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई। D, महिलाओं और बाल तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। उत्तर B, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अवैध ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। CBI के नेतृत्व वाला यह वैश्विक अभियान संचालकों, उत्पादन क्षेत्रों और सहायक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटप्रिंट्स के साथ मादक पदार्थों के तस्कर नेटवर्क को लक्षित करना चाहता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सहित पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र कई राज्य पुलिस बलों द्वारा समन्वित इस अभियान ने लगभग 6,600 संदिग्धों व्यक्तियों की जांच की, 127 नए मामले दर्ज किए और लगभग 175 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके द्वारा इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और समन्वित कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के माध्यम से मादक पदार्थों के नेटवर्क को बाधित, कम और समाप्त किया जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ अवैध दवाओं और मन प्रभावी पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निकट समन्वय में यह वैश्विक अभियान शुरू किया गया था।